हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं द सोल्जर डायरी। आज हम लोग एक इतिहास के नए सेशन और एक अच्छे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इससे लगभग एग्जाम में 1-2 नंबर के प्रश्न आते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ एग्जाम होते हैं। आइए हम लोग चौहानों के चौहान पृथ्वीराज चौहान के बारे में आज पढ़ते हैं और इसी के साथ मोहम्मद गौरी के बारे में भी पढ़ेंगे, आनंदपाल के बारे में भी पढ़ेंगे। इसी में जो देखते हैं इनसे जो रिलेटेड जो भी और वंश आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे और उस राजा के बारे में पढ़ेंगे। आइए इसको देखते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान को ही इतिहास के पन्नों में पृथ्वीराज ठड के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज ठड के, जो चौहान वंश से संबंधित थे। तो पृथ्वीराज ठड का एक राजकवि चंद्रबाई था। कौन था? चंद्रबाई। दोस्तों ये हमेशा से, जब से उनके दरबार में रहा, उनके मृत्यु तक उनके साथ रहा। दोस्ती का एक अच्छा नमूना पेश किया। उनका राजकवि ही नहीं था, बल्कि पृथ्वीराज चौहान का ये एक अच्छा मित्र भी था, जिसने पृथ्वीराज रासों की रचना की है। चंद्रबाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना की है। चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो वासुदेव थे। कौन थे? वासुदेव थे। और चौहान वंश की राजधानी अजमेर में था। कहां था दोस्तों? अजमेर में था, जिसको अजय राज द्वितीय ने बनाया था। जिस राजधानी को किसने बसाया था? अजय राज द्वितीय ने। हम लोग मैप में पढ़ेंगे। यहाँ पर अजमेर बनाए हैं, यहाँ पर दिल्ली बनाए हैं, डी से डिनोट किए हैं, फिर से कनौज को डिनोट किए हैं और जी से गुजरात को डिनोट किए हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और चौहान वंश के साथ साथ हम लोग को गढ़वाल वंश को भी पढ़ना पड़ता है। गढ़वाल राजवंश का संस्थापक जो थे चंद्रदेव थे। कौन थे? चंद्रदेव। और इस वंश का प्रतापी राजा जयचंद था। जो कहां का शासक था दोस्तों? कनौज का शासक था। कौन था कनौज का शासक? जयचंद। इतिहास में इसे धोखेबाज के नाम से भी जाना जाता है। जयचंद को किस नाम से जाना जाता है? धोखाबाज के भी नाम से जाना जाता है। बताएंगे क्यों। और इसी के साथ एक सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम। और इस वंश का अंतिम शासक भीमटू था। दोस्तों जो गुजरात से शासक करता था। सोलंकी वंश को ही कभी कभी चालुक्य वंश भी देता है। तो सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम था। और इसका अंतिम जो शासक हुआ भीम दो हुआ। तो जो गुजरात से शासक करेगा कौन? भीम दो। और भीम दो मतलब अल्पवयस्क एक बच्चा है और अपने माँ माने विधवा माँ नाइक देवी के संरक्षण में ये यहाँ पर गुजरात में शासन कर रहा होता है। आगे पढ़ेंगे। और तोमर वंश के शासक आनंदपाल दिल्ली में उस समय शासन कर रहे थे। क्योंकि हम लोग इसको उसी काल को जोड़ के देखेंगे। मतलब मोहम्मद गौरी और जयचंद के युद्ध जो होगा उसी काल से। उस समय दिल्ली में किसका? आनंदपाल का शासन था। कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। और बोला जाता है आनंदपाल क्या शासक, मतलब दिल्ली और अजमेर दोनों का शासक मुख्य रूप से पृथ्वीराज चौहान ही था। क्योंकि जो आनंदपाल थे इनकी केवल पुत्री थी, इनको पुत्र नहीं था। इसी वजह से इनकी पुत्री का ही पुत्र जो यहाँ पर अजमेर में पृथ्वीराज चौहान शासन करेगा। पृथ्वीराज चौहान यही यहाँ पर भी शासन करता है अपने नाना के घर। मतलब दिल्ली और अजमेर का दोनों शासन का जिम्मा किसके जिम्मे हो जाता है? पृथ्वीराज ठड यानी पृथ्वीराज चौहान। अब आइए देखते हैं। पृथ्वीराज ने रानी संजोगिता का अपहरण किया था। अब इसमें तो इतिहास में इतिहासकारों में थोड़ा सा मतभेद है। कुछ इतिहासकार बोलते हैं अपहरण किया था, कुछ इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि प्रेम प्रसंग था। क्योंकि जब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान शासन कर रहे थे, तलवारबाजी में बहुत निपुण था, शासन था और एक अच्छा खासा हटा कटा जवान था। और इनके वीरता की कथाएं सुन के जो इनकी पुत्री थी कि इनकी जयचंद्र की पुत्री थी, वो क्या हुई, इन पर मोहित हो गई या लोभित हो गई और दोनों एक दूसरे को पत्र देने लगे। लेकिन उसी बीच में चौहान को बढ़ते वर्चस्व या जो बोलिए यशस्वी होने के कारण जयचंद थे अपने को असुरक्षित महसूस करने लगे। और ये इतिहासकारों द्वारा कुछ बताया गया, तरह तरह की कहानी है, इसमें मूवी भी आ रही है। उसमें तो दिखाया गया है कि
जयचंद्र अपने पुत्री का स्वयंवर करते हैं और इनको पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाते हैं, लेकिन उनकी पुत्री की इच्छा थी कि मैं जो शादी करूं पृथ्वीराज चौहान से ही करूं। तो जो मूवी में या इस तरह के इतिहास में जो कुछ दर्शाया गया है कि जो जयचंद जो अपने पुत्री का स्वयंवर करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान के 2 मूर्ति बना के अपने गेट पर खड़ा कर देते हैं। अब जो बोलिए उनको लज्जित करने के लिए जो, लेकिन जो चंद्रबाई था यार बहुत काम का व्यक्ति था चौहान के लिए, वो बोला कि उनकी रानी संयुक्ता की शादी हो रही है, संयुक्ता किसी तरह उनको सूचना पहुंचाए। तब पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं कि अपने यहाँ से अजमेर से कनौज के लिए घोड़ा से ही आते हैं और स्वयंवर से ही रानी संयुक्ता को उठा के लेके चले जाते हैं और इसी को कहीं कहीं बोला जाता है अपहरण करके लेके चले जाते हैं और रानी संयुक्ता से शादी करते हैं। अब आइए और आगे पढ़ते हैं। और दोस्तों इसके आगे पढ़ेंगे 1191 की जो बात आएगी तराइन की प्रथम युद्ध। तराइन की जो प्रथम युद्ध होती है 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होती है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होती है और इस युद्ध में जो जयचंद थे वो अपने आप को इस युद्ध से अलग रखे, क्योंकि कुछ इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि जयचंद ही इनको मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान से वो नफरत करने लगा था जब से उसकी पुत्री का अपहरण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया था। और तराइन की जो प्रथम युद्ध होती है, तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, इसमें मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और इनका एक भाई था पृथ्वीराज का भाई गोविंदराज, जो गोविंदराज के बाणों से ही गौरी पूरी तरह से घायल हो गया था और ये युद्ध आसानी से पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में आ जाता है। और इसके बाद गौरी पुनः गौर वापस चला जाता है और चौहान समझ बैठते हैं कि अब गौरी इधर नहीं आएगा, लेकिन पुनः 1 सालों के बाद पूर्ण तैयारी के साथ और 1,50,000 सैनिकों के साथ, इसमें लिखे हैं दोस्तों आप लोग 1,20,000 सैनिकों के साथ, आप नोट किए कर लीजिएगा। और चौहान जो थे 150 राजपुत्रों के साथ, माने राजघरानों के साथ केवल युद्ध करते हैं। और उस समय गौरी के पास जब दूसरा बार आता है यहाँ पर 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध गौरी जीत लेता है और चौहान की हार हो जाती है, क्योंकि द्वितीय युद्ध तो आरंभ में क्या हुआ कि राजपूतों के पक्ष में रही, लेकिन जो तुर्की आक्रमणकारी आए या जो उनके पास जो घोड़े थे उनके अपेक्षा हमारे भारतीय राजपूतों के जो घोड़े हुए या युद्ध शैली हुई उनके अपेक्षा थोड़ा अनुभव में कमी थी, क्योंकि राजपूत राजाएं उस समय आपस में सभी राजे एक दूसरे के मतलब क्षेत्र विस्तार करना चाहते थे, इसलिए एक दूसरे में संबंध अच्छा नहीं था। इसलिए जो मजबूत राजा थे जैसे जयचंद हो गए, ये लोग क्या किए कि पृथ्वीराज चौहान को हेल्प नहीं किए और राजपूत तलवारबाजी में तो निपुण ही थे। इनकी तलवार की कहानी आप लोगों ने भी सुना होगा, इनके जैसा कोई तलवार नहीं चला था। लेकिन जो तुर्क से आए गौरी के साथ जो सेना आया वो तीरंदाजी में बहुत निपुण थे और तीरंदाजी के ही कारण अगर मुख्य रूप से बोला जाए तो पृथ्वीराज चौहान जो 1192 में युद्ध लड़ते हैं वो हार जाते हैं, क्योंकि इनके भाई गोविंदराज की हत्या हो जाती है, क्योंकि इसी से बदला ज्यादा लेने का चेष्टा करता है कौन, मोहम्मद गौरी। और आगे पढ़ते हैं दोस्तों। और जब मोहम्मद गौरी भारत में आक्रमण कर रहा था तो सबसे पहले उन्होंने 1175 में मोहम्मद गौरी 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान बोले तो तत्कालीन पाकिस्तान, आज के तत्कालीन पाकिस्तान में मुल्तान यहाँ पर था। मुल्तान पे पहला बार आक्रमण किया था और वो चाहता था कि हम भारत में आक्रमण करें। वो यहाँ सेंटर पे आना चाहता था, मतलब जयचंद के पास, और जयचंद नहीं बुलाया था, इनको समझ नहीं थी। तो यहाँ पर तो जो अजमेर में शासन कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान कर रहे थे, तो यहाँ पर उसके लिए आसान नहीं था मोहम्मद गौरी के लिए भारत पर आक्रमण करना,
इसीलिए इन्होंने गुजरात का रास्ता चुना और यहाँ से आने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर भीमटू का शासन था जो अल्पवयस्क था। इसकी माता विधवा नाइक देवी के संरक्षण में युद्ध करता है और प्रथम बार गौरी को भारत में यही हार का सामना करना पड़ता है। गुजरात में यहाँ पर मोहम्मद गौरी को प्रथम बार हार की सामना करना पड़ता है। इसके बाद जो दोबारा आता है तब जाकर यहाँ पृथ्वीराज चौहान से उसकी युद्ध होती है 1191, जो तराइन की प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें गौरी जीत जाता है। लेकिन पुनः एक साल के बाद आता है 1192 में तराइन की द्वितीय युद्ध, जिसमें गौरी हार जाता है। द्वितीय में गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर द्वितीय युद्ध जो होगा वहां पर हार जाएंगे। अब देखते हैं कि 1194 में जयचंद का युद्ध, जब ये सब युद्ध हो जाएगा तो 1194 में क्या होता है कि जब दिल्ली अजमेर में जब गौरी शासन कर लेता है तो दिल्ली में भी शासन करने लगता है। अजमेर दिल्ली दोनों में जब शासन करता है तो फिर जयचंद की तरफ माने कनौज की तरफ बढ़ता है और 1194 में जिसे चंदवा के युद्ध में इतिहास के पन्नों में जानते हैं, इसको गौरी जीत लेता है और जयचंद यहाँ पर हार हो जाती है। दोस्तों 1178 ईस्वी में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। जो प्रथम बार यहाँ पर माने प्रथम बार तो मुल्तान पे किया था 1175 में, लेकिन यहाँ भीमटू के पास 1178 में आक्रमण किया था। इसके बारे में हमने आपको बताया, जो एक अल्पवयस्क बालक के जहाँ पर शासन कर रहा था भीमटू अपने माता नाइक देवी के संरक्षण में। आइए दोस्तों कुछ और पॉइंट देते हैं। पृथ्वीराज का भाई गोविंद राज था, इसका भी नाम याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। राजपूत तलवारबाजी में निपुण थे, तीरंदाजी में नहीं, और यह भी एक मुख्य कारण था तराइन की द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान की हारने की। आइए दोस्तों, और गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है। एक तरफ कलमा खुदवा बैठा था, एक तरफ देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है इसके गौरी के सिक्कों पर। अच्छा दोस्तों, इसमें एक पॉइंट है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, जो एक मस्जिद है, क्या है? मस्जिद है। ये पहले विग्रह राज फोर द्वारा बनाया गया विद्यालय था। जो 2.5 दिन का झोपड़ा आज का मस्जिद है, वो पहले विग्रह राज फोर द्वारा बनाया गया क्या था? विद्यालय था। अब आइए, जब गौरी चारों तरफ से जीत हासिल कर लेता है भारत में, तो उत्तर में और कुछ राज्य बाकी रह जाता है और ये हमारे बिहार बंगाल का भी क्षेत्र बाकी रह जाता है। तो गौरी के एक मामूली दास, गौरी का एक मामूली दास, दोस्तों सुनिए, इख्तियारुद्दीन, पूरा नहीं लिखे क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा है, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया बिहार में। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी क्या करता है? जो गौरी का एक साधारण दास 1193 से लेकर 1203 तक बिहार पर बार बार आक्रमण करता है और बिहार में जो भी शिक्षण संस्थान या मंदिर थी उसको क्या करता है? ये नष्ट करता है। उसी क्रम में आपने पढ़ा होगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को इसने क्या किया? ध्वस्त कर दिया था। अब आइए, और एक पॉइंट है उसमें कि जो तराइन की प्रथम युद्ध हुई थी उसमें राजपूतों ने गौरी को 40 मील पीछे हटा दिया था। राजपूतों ने गौरी को तराइन के युद्ध में 40 मील पीछे हटा दिया था जब युद्ध हुआ था। और इसी क्रम में गौरी का एक और साधारण दास था जो बंगाल पर 1198, जहां बिहार पर 1193 से लेकर 1203 तक आक्रमण करता है। 1198 से लेकर 1203 तक बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन उस समय था, बंगाल पर आक्रमण करता है। और इसमें बताया जाता है कि लक्ष्मण सेन जो था बंगाल का शासक, बिना युद्ध किए ही वो बंगाल छोड़कर भाग जाता है और आसानी से बिहार बंगाल पर भी मोहम्मद गौरी का शासन स्थापित हो जाता है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में हमने आपको बता दिया कि गौरी के पास जहां 1,20,000 सैनिक थे, वहीं चौहान के पास मात्र 150 राजपूत राजकुमारों और उनके साथ जो सैनिक थे उन्हीं के साथ
युद्ध लड़ा था। आइए आगे देखते हैं। और जहां तक बात है शेष उत्तर भारत में गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो पूरा भारत जीत लिया था तो बोल दिया बिहार बंगाल में, इधर बख्तियार खिलजी जीत लिया। उत्तर भारत में कुछ जगह बाकी था, उसको क्या कहेंगे? गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर भारत को विजय हासिल की। और अंत में 1206 में, क्योंकि 1206 में गोकुर जाति वो थी, जनजाति थी, जिसमें क्या करता है कि गौरी आता है तो उन लोगों के साथ युद्ध करता है और जाते समय रिटर्निंग वो लोग इंतजार कर रहे थे। और 1206 में उसी जाति से, लड़ाकू जाति से इनका मतलब सामना होता है, उसमें गौरी की हार हो जाती है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक इनका गुलाम था वो अंत में क्या करता है कि 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करता है, इसमें मामलुक वंश भी बोला जाता है। गुलाम वंश की स्थापना कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। तो दोस्तों आपने सुना, और एक बार आइए इसको फिर से रिकॉल कर देते हैं। हम लोगों ने पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के युद्ध के बारे में पढ़े, जो 1191 में होता है। 1191 में जो होता है तो मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। और जो द्वितीय युद्ध होता है उसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, क्योंकि उनके भाई पृथ्वीराज के भाई गोविंद राज की पहले ही बाण लग जाने से उनकी हत्या हो जाती है। और इसी में राजपूत राजा धराशायी हो जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है द्वितीय युद्ध में। और उसको बोला जाता है कि यहीं पर अजमेर में उसी के किला में बंदी बनाया जाता है। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके पास शब्दभेदी बाण का ज्ञान था। जो इनके साथ जो राजकवि थे चंद्रबाई, एक बार ऐसा उसमें कहानी बताया गया है दोस्तों कि जो मोहम्मद गौरी थे राज दरबार में ही तीरंदाजी का वहां पर कंपटीशन करा रहे थे, तो उसी में और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना दिए थे और उसका आंख आंधा कर दिया गया था। क्योंकि जो गौर था वो लोग कहां से आए थे? तुर्क से आए थे और वो लोग मलेच्छ जाति के थे। वो लोग तो यातना दे के किसी को मारने में विश्वास करते थे। इसीलिए क्योंकि उसमें कहानी में बताया कि पृथ्वीराज चौहान को बार बार मोहम्मद गौरी बोलता है कि तुम हमको आंख उठा के नहीं देखो, और वो अपना आंख नीचे नहीं करते हैं। इसीलिए गर्म रट से इतिहास में बताया गया कि उनके आंख को फोड़ दिया जाता है और उनके जान मारने का प्रयास किया जाता है। तभी चंद्रबाई बोलता है कि रुको, आप नहीं जानते, इसके पास एक कला है। तो कौन सी कला है? तो बोलता है शब्दभेदी बाण जानता है। तो हंसने लगता है गौरी, बोलता है शब्दभेदी बाण जानता है। तो उसी में चंद्रबाई बोलते हैं कि हाँ वो शब्दभेदी बाण जानता है, तो क्यों ना इसका परीक्षण ले लिया जाए। तो चंद्रबाई बोलता है एकदम ले लिया जाए। तो उसी में चंद्रबाई एक चौपाई भी सुनाता है, उसको हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। आइए, चंद्रबाई एक वहां पर चौपाई पढ़ता है, आप लोग लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। एक चौपाई है, बहुत अच्छा पाई है। 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रधान, अंगुल अष्ट प्रधान, ताव ऊपर सुल्तान है, मत चुको चौहान। ये किसके द्वारा बोला गया? चंद्रबाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। तो दोनों एक ही साथ रहते थे और बोलते हैं कि क्योंकि शब्दभेदी बाण है और तीरंदाजी इनके पास तो कला ही थी, किसके? पृथ्वीराज चौहान के पास। तो यही पृथ्वीराज चौहान, चंद्रबाई बोलते हैं गौरी से कि आदेश दिया जाए, और दोनों एक दूसरे में बातचीत कर लेते हैं। मतलब पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबाई बोलते हैं उससे कि जो राजा है इस दिशा में और इस दूरी पर है, तो उसको दिशा और दूरी न बता के उसको चौपाई के माध्यम से बताते हैं। और जैसे ही गौरी आदेश देता है तो उसी दिशा में तीर चला के गौरी की हत्या किनके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा कर दी जाती है। अब बोलिए दोस्तों, जब पृथ्वीराज चौहान के द्वारा गौरी की हत्या कर दी गई दरबार में, तो फिर चंद्रबाई का क्या हाल होगा? तो चंद्रबाई दुश्मनों के हाथ न मरने से बेहतर समझा, अपना चाकू अपने पास रखा था, उसे निकालकर और अपने आप को घोंप लिया और वहीं पर दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो क्या बोला था चंद्रबाई? 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रधान, ताव पर सुल्तान है, मत चुको चौहान। इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।
और वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरा चैनल का नाम है द सोल्जर डायरी। जय हिंद, जय भारत।